क्वेश्चन है हाइड्रोलॉजी कर्व एंड एप्लीकेशन के बारे में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्लॉट ऑफ रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम इज कॉल्ड हाइटोग्राफ। हाइटोग्राफ जो होता है वो प्लॉट ऑफ होता है रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम का। तो बात करते हैं यहाँ पर हाइटोग्राफ के बारे में। ये रिप्रेजेंट करता, हाइटोग्राफ क्या करता है, रिप्रेजेंट रेनफॉल इंटेंसिटी। और ये जो ग्राफ होता है हाइड्रोग्राफ, ये प्लॉट होता है किस किस के बीच, रेनफॉल इंटेंसिटी के बीच और टाइम के बीच। दूसरा आता है मास कर्व। मास कर्व का एप्लीकेशन अगर हम समझते हैं तो ये रिजर्वायर स्टोरेज कैपेसिटी और टोटल अमाउंट रेनफॉल के अंदर इसका एप्लीकेशन है। ये दोनों इसके एप्लीकेशन है। और जो ये मास कर्व है ये रिलेटेड टू तो होता है क्यूमुलेटिव रेनफॉल के। उसके बाद में आता है डबल मास कर्व। डबल मास कर्व का जो एप्लीकेशन है वो होता है चेकिंग कंसिस्टेंसी ऑफ रेनफॉल डेटा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हाइड्रोग्राफ। ये जो हाइड्रोग्राफ है इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, इसका एप्लीकेशन इसका होता है फ्लड रूटिंग के अंदर। फ्लड रूटिंग के अंदर इनफ्लो हाइड्रोग्राफ और आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ के लिए। दूसरा इसका एप्लीकेशन जो है हाइड्रोग्राफ का वो एस्टिमेशंस ऑफ पीक फ्लड डिस्चार्ज। एस्टिमेशंस ऑफ पीक फ्लड डिस्चार्ज के लिए हाइड्रोग्राफ का यूज होता है। और ये जो हाइड्रोग्राफ होता है ये रिप्रेजेंट करता है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये रन ऑफ और डिस्चार्ज वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद में आता है यूनिट हाइड्रोग्राफ। अब यूनिट हाइड्रोग्राफ का एप्लीकेशन हम देखते हैं तो ये एस्टिमेशन में आता है रन ऑफ के, ठीक है। और जो हाइड्रोग्राफ था वो किसके एस्टिमेशन के लिए काम आता था, पीक ऑफ फ्लड डिस्चार्ज के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना आप, ये किसके लिए, पीक ऑफ फ्लड डिस्चार्ज के लिए कौन, हाइड्रोग्राफ। और जो यूनिट हाइड्रोग्राफ जो एस्टिमेशन करता है वो रन ऑफ का करता है ना। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है टेस्ट इंटेंडेड टू स्टडी रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट टू वेदरिंग एक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साउंडनेस टेस्ट। अब डिटेल में पढ़ते हैं हम साउंडनेस टेस्ट के। तो इसका साउंडनेस का पर्पज़ क्या होता है, इसका पर्पज़ होता है कि स्टडी रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट टू वेदरिंग एक्शन। किस लिए, स्टडी ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट टू वेदरिंग एक्शन के लिए। और जो साउंडनेस टेस्ट के अंदर जो मेथड यूज होता है वो मेथड से कंडक्ट एक्सेलरेट बियरिंग टेस्ट साइकिल। नेक्स्ट टेस्ट आता है एब्रेशन टेस्ट। एब्रेशन टेस्ट का पर्पज़ क्या होता है, ये टेस्ट हार्डनेस प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट्स और डिसाइड करता है सुटेबिलिटी ऑफ द पेवमेंट वर्क्स। एब्रेशन टेस्ट का पर्पज़ होता है टू टेस्ट हार्डनेस प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट एंड डिसाइड सुटेबिलिटी ऑफ द पेवमेंट वर्क्स। अब एब्रेशन जो टेस्ट होता है उसका प्रिंसिपल होता है, दिस इज़ प्रिंसिपल ऑफ लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्ट, जो फाइंड करता है परसेंटेज वेयर ड्यू टू किस लिए, रिलेटिव रविंग एक्शन बिटवीन द एग्रीगेट्स और मास ट्रैफिक। एब्रेशन टेस्ट होता है ये रिलेटेड टू होता है बियरिंग एंड हार्डनेस के। नेक्स्ट आता है अल्ट्रेशन टेस्ट। द पर्पज ऑफ अल्ट्रेशन टेस्ट इज टेस्ट हार्डनेस एंड रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट्स होता है। द पर्पज ऑफ अल्ट्रेशन टेस्ट इज हार्डनेस एंड रेजिस्टेंस ऑफ द एग्रीगेट होता है किसके अगेंस्ट, म्यूचुअल रविंग, ग्राइंडिंग और एक्शन ऑफ द ट्रैफिक लोड। नेक्स्ट आता है क्रेजिंग। क्रेजिंग मीन्स डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क ऑफ माइनर क्रैक्स ऑन पेवमेंट स्लैब्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और भी कुछ टेस्ट दे रखे हैं, वेरियस टेस्ट फॉर द एग्रीगेट विद IS कोड। तो पहला दे रखा है यहाँ पर क्रशिंग टेस्ट। ये टाइप्स ऑफ जो टेस्ट होता है वो भी क्रशिंग टेस्ट होता है। क्रशिंग स्ट्रेंथ के लिए कौन सा टेस्ट यूज होता है, कौन सा टाइप यूज होता है टेस्ट का, क्रशिंग टेस्ट। टेस्ट का जो मेथड्स होता है IS 2386 पार्ट 4 1963 यूज होता है, इसके अंदर जो मेथड यूज होता है। नेक्स्ट है हार्डनेस। ये टाइप्स ऑफ टेस्ट जो है लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्ट है। नेक्स्ट आता है रफनेस टेस्ट।
रफनेस टेस्ट का टाइप ऑफ टेस्ट है एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट। एंड साउंडनेस टेस्ट है, इसके अंदर ड्यूरेबिलिटी है, इसका टाइप्स ऑफ टेस्ट कौन सा होता है, साउंडनेस टेस्ट। और एक्सेलरेट ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करता है, साउंडनेस टेस्ट एक्सेलरेटेड ड्यूरेबिलिटी टेस्ट है। नेक्स्ट आता है सेफ फैक्टर, ये जो टाइप ऑफ टेस्ट है ये सेफ टेस्ट है। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड पोरोसिटी, इसका जो टाइप्स ऑफ टेस्ट है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट एंड वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट है, इसके जो टाइप हैं। नेक्स्ट आता है एडिशन टू बिटोमिन्स, एडिशन टू बिटोमिन्स का जो टाइप ऑफ टेस्ट है स्ट्रिपिंग वैल्यू ऑफ एग्रीगेट है। नेक्स्ट बात करते हैं पर्ट प्रोजेक्ट वेरिएंस के बारे में। क्वेश्चन में लिख रखा कि इन पर्ट प्रोजेक्ट वेरिएंस इज डिफाइंड बाय द, डिफाइंड किया जाता है सम ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्टिविटीज़ अलोंग द क्रिटिकल पाथ ऑफ प्रोजेक्ट। तो स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ द प्रोजेक्ट क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ द प्रोजेक्ट होता है अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 2 स्क्वायर, सिग्मा 3 स्क्वायर प्लस सिग्मा n स्क्वायर। ये जो टर्म है सिग्मा पी, ये स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ द प्रोजेक्ट है। और ये जो सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा n जो है ये स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं ऑफ ईच एक्टिविटी के। देन स्क्वायरिंग द इक्वेशन, तो सिग्मा पी का पूरी इक्वेशन का स्क्वायर कर दिया इसने, तो उसके कंक्लूजन क्या निकल के आया कि जो वेरिएंस होता है वो सम ऑफ होता है वेरिएंस ऑफ द ऑल एक्टिविटीज़। अब कुछ इम्पोर्टेंट स्टैटिकल टर्म्स हैं वो देख लेते हैं। मीन्स का क्या मतलब होता है, मीन्स जो होता है वो अलजेब्रिक सम ऑफ टाइम ड्यूरेशंस होता है विच इज़ डिवाइड बाय द नंबर ऑफ जॉब, जिसका फॉर्मूला होता है TM इक्वल्स टू समीशंस ऑफ द टाइम वेरिएंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ जॉब। नेक्स्ट आता है डेविएशन, जो हमने वहाँ पर पढ़ा था डेविएशन। डेविएशन क्या होता है, ये डिफरेंस बिटवीन होता है टाइम अंडर कंसिडरेशंस एंड मीन टाइम। ठीक है, किसका डिफरेंस होता है, टाइम अंडर द कंसिडरेशंस और मीन टाइम। तो इसका जो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ये T माइनस TM होता है। नेक्स्ट आता है वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या होता है, ये वेरिएंस जो होता है मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशंस होता है। और स्टैंडर्ड डेविएशंस की बात करें तो उसका रूट लेने के बाद में ये होता है। क्वेश्चन के अंदर जो इनकरेक्ट ऑप्शंस दे रखे थे वो दे रखे थे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल फ्लोट्स ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ इन द प्रोजेक्ट, जो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन दे रखा था उसमें सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फ्री फ्लोट, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। सम ऑफ वेरिएंस ऑफ द ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द प्रोजेक्ट, तो ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द प्रोजेक्ट नहीं था, उसमें सही आंसर क्या था, अलोंग द क्रिटिकल पाथ ऑफ, सम ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्टिविटीज़ अलोंग द क्रिटिकल पाथ ऑफ प्रोजेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के बारे में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सेकेंडरी पोल्यूटेंट। जो प्रॉक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट जो है ये एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के बारे में। तो इसकी क्या डेफिनेशन होती है, इसकी डेफिनेशन होती है पोल्यूटेंट्स इमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम द आइडेंटिकल सोर्सेस या आइडेंटिफिएबल सोर्सेस। ठीक है, सबसे पहले प्राइमरी जो पोल्यूटेंट है इसके सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, तो हम सोर्सेज की बात करेंगे। जैसे नेचुरल हजार्डियस इवेंट्स, किस तरीके के इवेंट्स, जैसे डस्ट स्टॉर्म्स और वोल्केनोज, ये नेचुरल हजार्ड्स इवेंट्स हैं। ठीक है, दूसरा आता है इसमें पैरेलल के अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंदर जो सोर्सेज आता है वो है बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ ऑयल, इंडस्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल्स। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स। तो कौन कौन से प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स हैं। सबसे पहले हमने डेफिनेशंस देख ली। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखी थी, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में डेफिनेशन, वो समझ ली कि कैसे इमिट होता है। ये डायरेक्टली इमिट होता है फ्रॉम द आइडेंटिकल सोर्स से। अब बात करते हैं कि वो सोर्स कौन से थे, तो हमने समझ ली कि वो दो तरीके के सोर्स थे। पहला था नेचुरल सोर्स और दूसरा था मैन मेड सोर्स। ठीक है, तो मैन मेड सोर्स के अंदर बर्निंग ऑफ वुड हो गया, बर्निंग ऑफ कोल हो गया, बर्निंग ऑफ ऑयल हो गया, इंडस्ट्रीज हो गई और ऑटोमोबाइल्स हो गया। ठीक है, अब कौन कौन से प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, जैसे सल्फर ऑक्साइड्स।
दूसरा आता है ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन लाइक मोनो ऑक्साइड्स और डाइऑक्साइड। तीसरा आता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन्स जैसे NO, NO2, NO3 और एक्सप्रेस्ड एज ए NOx। तो प्राइमरी कौन कौन से हो गए? सबसे पहले ऑक्साइड्स हो गए, किस किस के? सल्फर के, ठीक है, कार्बन के और नाइट्रोजन के, है ना, ये सारे ऑक्साइड्स हो गए। अगली चीज़ आती है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये भी एक प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है। इसके अंदर जो मोस्टली होता है हाइड्रोकार्बन्स, ये कंपाउंड्स होता है, ठीक है। दूसरा आता है SPM, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जो होते हैं ये भी प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट की कैटेगरी के अंदर आते हैं, और SPM। अब बात करते हैं सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में कि सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि ये फॉर्म्ड कैसे होते हैं। ये फॉर्म्ड होते हैं रिएक्शंस ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आर रिएक्शन विद वाटर वेपर्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट असिस्टेड रिएक्शंस, है ना, और ये प्रोड्यूस्ड होते हैं ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन प्रोसेस और एनर्जी ऑफ सन की वजह से। जिसका क्या एग्जांपल है? इसका एग्जांपल है प्रॉक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट, पैन, ठीक है। और इनकरेक्ट ऑप्शन कौन कौन से थे? नाइट्रोजन, PM और हाइड्रोकार्बन्स, है ना। ये पूछा था क्वेश्चन के अंदर कि सेकेंडरी कौन सा होगा, तो सेकेंडरी के अंदर पैन आएगा। अब यहाँ पर दे रखा है इम्पोर्टेंट्स सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कौन कौन से? जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ओजोन भी सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है, O3, फार्मेल्डिहाइड भी सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, प्रॉक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट भी सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स हैं। तो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स तो हमने पहले ही डिस्कस कर दिया था, लाइक मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। उसके बाद में एरोसोल्स, बैक्टीरिया भी इवन इसी के अंदर आता है, पोलिन, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स, फ्लाई एश, मिस्ट, ड्यू, सूट एंड वोल्केनोज। दीज आर द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के बारे में। तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, स्मोक, है ना, सेकेंडरी के अंदर आता है। और फिर सेकेंडरी के अंदर एसिड रेन के कंपोनेंट्स भी आते हैं, H2SO4, HNO3 और H2CO3। उसके बाद में आता है पैन, प्रॉक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट। दूसरा आता है PVN, प्रॉक्सी ब्यूटाइलिन नाइट्रेट। तीसरा आता है PPN, प्रॉक्सी प्रोपिलीन नाइट्रेट, ठीक है। ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है इलोंगेशन ऑफ द प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू सेल्फ वेट की वजह से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ़ ऑल डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर प्रिज्मेटिक बार्स आर डबल्ड देन फाइंड द इंक्रीज इन टोटल इलोंगेशंस ड्यू टू सेल्फ वेट। तो कितना हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका 4 है, रटने वाली चीज़। अब इसको कंसेप्ट से समझ लेते हैं हम। तो क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि चेंज इन लेंथ ड्यू टू सेल्फ वेट, मतलब जो डेल्ट के अंदर जो वेरिएशन है वो कितना हो जाएगा सेल्फ वेट की वजह से? गामा L स्क्वायर डिवाइड बाई 2E हो जाएगा, ठीक है। अब जहाँ टर्म्स क्या क्या है, ये जो है ना, ये है डेंसिटी ऑफ बार, ठीक है, ये लेंथ ऑफ बार हो गया, ये यंग्स मॉडुलस हो गया। उसके बाद में जो डेल्टा L का जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो होता है L स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पर इनिशियल जो लेंथ है L1 वो L है, और जो फाइनल लेंथ जो कंसिडर है वो 2L है, ठीक है। तो कैलकुलेशन में अगर हम इसको डालेंगे तो डेल्टा L2 डिवाइड बाई डेल्टा L1 बराबर हो जाएगा L2 का स्क्वायर डिवाइड बाई L1 का स्क्वायर, ठीक है। तो L की जगह 2L कर देंगे, क्योंकि अगर डबल करते हैं तो 2L स्क्वायर डिवाइड बाई L स्क्वायर, तो ये कितने टाइम हो जाएगा? 4 टाइम हो जाएगा। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा कि इफ़ ऑल डायमेंशंस आर डबल्ड दैट मीन्स elongations ड्यू टू सेल्फ वेट इंक्रीज बाई 4 टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, रिकमेंडेड कैरी बेस विड्थ IRC 86 1983 के अंदर। तो कह रहा है मिनिमम विड्थ रिकमेंडेड फॉर द कर्व्ड और अर्बन रोड का याद रखना। कर्व्ड अर्बन रोड
टू अलाउ स्टार्ट व्हीकल। ठीक है, तो करेक्ट कितना हो जाएगा 5.5 मीटर। अब एक एक के बारे में देखते हैं। सबसे पहले आती है सिंगल लेन विदाउट कर्व। अगर सिंगल लेन विदाउट कर्व है तो कितना हो जाएगा 3.50 मीटर, 3.5 मीटर। नेक्स्ट आता है टू लेन विदाउट कर्व। अगर टू लेन विदाउट कर्व है तो कितना हो जाएगा 7 मीटर। अगर वही टू लेन विद टू कर्व है तो कितनी हो जाएगी इसकी विड्थ 7.5 मीटर। टू लेन के बाद 3 लेन आती है, 3 लेन विद और विदाउट कर्व। अगर विद कर्व है तो 10.5 हो जाएगा, अगर विदाउट कर्व है तो 11 मीटर आ जाएगा। ये किसकी बात चल रही है 3 लेन के बारे में बात चल रही है। उसके बाद में आता है 4 लेन। 4 लेन विद और विदाउट कर्व की अगर बात करें तो यहाँ पर 4 लेन के लिए 14 मीटर ही रहती हैं विड्थ। ठीक है, उसके बाद आती है 6 लेन। 6 लेन विद और विदाउट की बात करें तो यहाँ पर 21 मीटर होता है। ठीक है, तो 14 लेन और 6 लेन के लिए एक ही वैल्यू होती है। जैसे इसके लिए 40 हो गई, इसके लिए 21 हो गई। यहाँ पर एक नोट दे रखा है, उसको हम समझ लेते हैं। ये कह रहा है कि एक्सेस रोड टू द रेजिडेंशियल एरियाज लोअर देन विड्थ ऑफ द 3 मीटर परमिसिबल। ठीक है, और दूसरा दे रहा है क्या है कि कर्व्ड अर्बन रोड्स मिनिमम जो विड्थ होती है 5.5 मीटर होती है इंक्लूडिंग अलाउंस फॉर द स्टार्ट व्हीकल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5.5, और बाकी के जो ऑप्शंस में दे रखे हैं वो गलत हो जाएंगे। अब बात करते हैं कंसोलिडेशन पैरामीटर्स एंड कंप्रेशन इंडेक्स के बारे में। क्वेश्चन दे रखा है कि स्लोप ऑफ ई वर्सेस लॉग सिग्मा प्लॉट क्या देता है, मतलब वॉइड रेशियो और इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो क्या देता है, वो देता है कंप्रेशन इंडेक्स। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी के बारे में। तो ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है डेल ई बाई डेल सिग्मा, मतलब चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइड बाई चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, जिसको क्या बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। दूसरा आता है वॉल्यूम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। तो वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है डेल्टा बी बाई वी इंटू 1 बाई डेल्टा सिग्मा। ये जो डेल बी बाई बी है ये स्ट्रेन है, तो इसलिए एम बी बराबर स्ट्रेन बाई स्ट्रेस हो जाता है। और जो डेल बी है ये चेंज इन वॉल्यूम है, और वी जो है ये ओरिजिनल वॉल्यूम है। उसके बाद में आता है कंप्रेशन इंडेक्स। कंप्रेशन इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सी इज इक्वल्स टू डेल्टा ई डिवाइड बाई लॉग सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1 होता है। ये जो सिग्मा 1 है ये इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस है, और जो सिग्मा 2 है ये फाइनल इफेक्टिव स्ट्रेस है। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि कोफिशिएंट्स ऑफ द वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन है। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ बीम। क्वेश्चन दे रखा है डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ ए गिवन बीम। तो क्या दे रखा है, फिक्स्ड सपोर्ट है 8A पर, रोलर सपोर्ट है B पर, अगेन फिक्स्ड सपोर्ट है C पर। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम्स वो पता ही है, 1 2 3 4, ठीक है, और मूवमेंट भी आएगा इस जगह पे। तो कितनी रिएक्शंस हो गई, 3 3 6। तो बात करते हैं ए टो की। तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्या हो जाएगी, HA, वर्टिकल रिएक्शन RA हो जाएगी, और मूवमेंट रिएक्शन MA हो जाएगा। ऐसे वर्टिकल के अंदर एक हो जाएगी वर्टिकल रिएक्शन RB, ठीक है। 8C की बात करें अगर हम, तो C के अंदर एक तो HC हो जाएगा, एक RC हो जाएगा और एक MC हो जाएगा,
ठीक है। तो नंबर ऑफ रिएक्शंस टोटल कितनी हो गई यहाँ पर, 7 हो गई। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, मोमेंट m इज इक्वल्स टू 0, x और y 0 हो जाएगा। तो स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी का फॉर्मूला क्या होता है, DSI इज इक्वल्स टू n-3। तो कैलकुलेशन में क्या होगी, टोटल रिएक्शन कितनी 7-3 हो जाएगा। तो इसका स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी क्या हो जाएगी यहाँ पर, 4 हो जाएगी। यहाँ एक चीज़ दे रखी है कि इफ़ ओनली वर्टिकल लोडिंग एग्जिस्ट, नो हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस डेवलप लाइक HA और HC इज इक्वल्स टू 0 हो, तो समीशन Fx की जो कंडीशन कैन नॉट बी अप्लाइड, देन रिमेनिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशंस सिग्मा m और सिग्मा y, समीशन m और समीशन y जो होती है वो 0 हो जाएगी। तो इसका जो एग्जांपल केस है कि बीम विद ओनली वर्टिकल लोड्स, तो रिएक्शन BA होगी, BC, BB एंड MA और MC। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी जो होगी वो होगी DSI 5-2, तो इसका 3 होगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि कितना टाइम हुआ, सर्कुलर साफ्ट और बेंडिंग स्ट्रेस या शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस का रेशो पूछा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सर्कुलर साफ्ट ऑफ डायमीटर D दे रखा है, केस 1 दे रखा है, टॉर्क T, केस 2 बेंडिंग मोमेंट M दे रखा है ना। तो क्या पूछा है इसने पूछा है कि फाइंड रेशो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग स्ट्रेस और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का रेशो पूछा है इसने। बेंडिंग स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस का रेशो पूछा मैक्सिमम। तो करेक्ट आंसर 2m/t है। तो देख लेते हैं कैसा होता है। जो बेंडिंग स्ट्रेस का कंसेप्ट क्या होता है, बेंडिंग इक्वेशन से ये होता है सिग्मा बाई वाई m/i इजकल्स टू E/r। ये बेंडिंग स्ट्रेस है, ये डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस है, ये बेंडिंग मूवमेंट है, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस है, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो यहाँ फॉर सर्कुलर शाफ्ट के लिए अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो ये होता है π/d 4/64 होता है, ठीक है। और मैक्सिमम डिस्टेंस जो होती है बाई ये यहाँ पर होती है dy/2 होता है। उसके बाद में अब हम समझते हैं टॉर्जन फार्मूला का। जो इसका जो इक्वेशन होती है वो τ/r, T/j एंड gθ/l होती हैं, ठीक है। तो ये टाउ शेयर स्ट्रेस हो गया, आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर हो गया, ये टॉर्क हो गया, ये पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो गई, ये एंगल ऑफ रोटेशन हो गया, ये लेंथ ऑफ स्पेसिमेन हो गया। तो फॉर सर्कुलर शाफ्ट के लिए पोलर मूवमेंट कितना होता है, जे, ये होता है πd 4/32 होता है, ठीक है। ये लिख रखा πd 4/32, मैंने πd 4 ही लिखा था ना उधर, हाँ। अब बात करते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस के बारे में, है ना। तो मैक्सिमम स्ट्रेस क्या हो जाएगी सर्कुलर शाफ्ट के लिए, वो हो जाएगी इक्वेशन से m/y, ठीक है। तो इसको हम पुट करेंगे किसके अंदर, वहाँ पर। तो सिग्मा बराबर m, बाई की वैल्यू कितनी थी, न्यूट्रल एक्सिस से जो डिस्टेंस थी dy/2 थी, और जो i कितना था, i था हमारे पास में πd 4/64, ठीक है। तो ये स्ट्रेस बराबर हमारे पास में आ जाएगा 32, ये कट जाएगा इसलिए 32 हो जाएगा, और इसके बाद में 32m डिवाइड बाई πd³ हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये किसका आ गया, ये हमारे पास में फाइनल एक्सप्रेशंस आ गई किसकी, बेंडिंग स्ट्रेस की, ठीक है। अब दूसरी जो हमारे पास में एक्सप्रेशन लानी है हमको, वो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस के लिए लेके आनी है। तो इक्वेशन से क्या आया हमारे पास ओरिजिनल से कि टाउ बराबर TR/J होता है, ठीक है। तो ये टाउ बराबर T हमें पता ही है, रेडियस d/2 लिख दी थी उसने, और पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया πd 4 इस बार 32 है, इसका 16 हो जाएगा कटने के बाद में। तो कटने के बाद में टाउ कितना बचेगा आपके पास में, वो बचेगा 16T/πd³, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास में ये हो गई है। ये क्या है, ये मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस के लिए। अब उसने पूछा दोनों का रेशो, दोनों का रेशो मतलब बेंडिंग स्ट्रेस बाई शेयर स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस क्या थी, बेंडिंग स्ट्रेस थी 32m/πd³, और वो कितनी थी, तो मल्टीपल हो जाएगा ये πd³ ऊपर चला जाएगा और 16t नीचे आ जाएगा, ठीक है।
तो अब इनको हम काट कूट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 बार कट जाएगा, ये तो पूरी फैमिली चली जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बचता है, हमारे पास कुछ नहीं बचता है, हमारे पास में 2 मैन बचते हैं और एक त्रिशूल बचता है। ठीक है, तो क्या बचेगा, 2m/t। आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है क्वेश्चन, शेयर स्पान इन बीम। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शेयर स्पान इज डिफाइंड एज ए जोन वेयर शेयर फोर्स इज अ कांस्टेंट, है ना। तो वो कहाँ पर कांस्टेंट होता है, शेयर फोर्स कांस्टेंट होता है। शेयर स्पैन इज डिफाइंड एज द जोन वेयर शेयर फोर्स इज कांस्टेंट। ऑलरेडी क्वेश्चन यहाँ भी लिख दिया और ये करेक्ट आंसर था। तो अब हम बात करते हैं डेफिनेशंस ऑफ द शेयर स्पैन की। तो डेफिनेशन ऑफ शेयर स्पैन क्या होती है, शेयर स्पैन इज ए स्पैन बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द कंसंट्रेटेड लोड एडजेसेंट रिएक्शन फोर्स इन ए बीम। शेयर स्पैन इज ए स्पैन बिटवीन किसके बिटवीन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेटेड लोड टू एडजेसेंट रिएक्शन फोर्स इन ए बीम। शेयर स्पैन इज रिप्रेजेंट द रीजन नियर द सपोर्ट्स एंड लोड्स। कहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, नियर द सपोर्ट और लोड के। इसका मेन कैरेक्टर क्या होता है, इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है शेयर स्पैन का, थ्रू आउट द शेयर स्पैन द शेयर फोर्स रिमेन कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं शेयर स्पैन के बारे में। तो ए बीम में मल्टीपल शेयर स्पैन्स, एक बीम के कितने हो सकते हैं, मल्टीपल शेयर स्पैन्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर ऑफ शेयर स्पैन, जो डिपेंड करता है किस पे, नंबर ऑफ अप्लाइड लोड और पोजीशंस ऑफ लोड और नंबर ऑफ सपोर्ट्स पर। तो नंबर ऑफ शेयर स्पैन किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ पॉइंट लोड्स, पोजीशन ऑफ लोड्स एंड नंबर ऑफ सपोर्ट्स पर। अब बात करते हैं जो शेयर स्पैन चेंज होता है, चेंज विद होता है लोडिंग अरेंजमेंट्स में, है ना। तो इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या आएगी, इंपॉर्टेंट कंडीशंस आएगी कि बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो 0 होता है, शेयर फोर्स जो होता है वो 0 होता है। तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो फाइनल कंक्लूजन इसका क्या निकल के आएगा, इसका फाइनल कंक्लूजन निकल के आएगा कि शेयर स्पैन होता है वो स्पैन होता है वेयर शेयर फोर्स इज ए कांस्टेंट। ठीक है।